हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही है कि आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो, किसी भी सेक्टर में आप जाते हो, तो वहां पे आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना ही चाहिए। अकाउंट्स हर जगह इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी भी स्कूल में अगर आप जाते हो, तो ये जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो आपका अकाउंटिंग बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स आपने सुने होंगे, उनका मीनिंग यहाँ पे कैसे कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट उनका मीनिंग आता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग करनी है या अकाउंटिंग आप सीखना चाहते हो तो उन वर्ड्स का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। जिसमें पहला हमारा अकाउंटिंग नाम आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस से रिलेटेड हमारा जितना भी लेन देन वहां पे होता है, अब वो पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, वो गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है, तो जितना भी लेन देन वहां पे हमारा हो रहा है वही हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं। अब ये जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो मनी की फॉर्म में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसे हमें अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड भी करना होता है, और जब हम इसे अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो हमें मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करना होता है। इसीलिए इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, इन सभी ट्रांजेक्शन को कहा जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सेकंड हमारा जो है, फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है, सेकंड हमारा है अकाउंट्स। सेकंड टर्म आती है आपकी अकाउंट्स। अकाउंट यानी कि खाता आप जिसको बोलते हो। अब यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, उसको हर अलग से मेंटेन किया जाता है। अगर आप किसी पर्सन का अकाउंट बना रहे हो तो उसके लिए पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे सारे पर्सन्स के अकाउंट आ जाते हैं। अगर हम कोई मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसे मशीनरी में या उसके अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं किसी एसेट का रिकॉर्ड बना रही हूँ, कोई एसेट मुझे रिकॉर्ड करनी है, तो उसका अकाउंट हम वहां पे मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर हमारे जितने भी खाते आते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए इस टर्म का यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी कैपिटल। कैपिटल जिसको हिंदी में पूंजी कहा जाता है। पूंजी आपकी होती है बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर जो आपका होता है, यानी कि इन्वेस्टर, जितना भी पैसा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वहां पे इन्वेस्ट जितना भी पैसा करता है, अब वो इन्वेस्ट जो भी चीज कर रहा है, वो पैसा भी हो सकता है, वो आपका कोई सामान भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, तो जितनी भी चीजें वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वही होती है आपकी कैपिटल। और ये जो कैपिटल होती है वो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, जो उसे कभी ना कभी पे करना ही होता है। नेक्स्ट आपकी जो अकाउंटिंग टर्म वो है आपका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपका होता है कि अगर कोई भी पैसा, किसी भी पैसे को अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ अगर आप कर रहे हैं, किस चीज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट फंड के लिए, उसमें कोई भी बिजनेस का काम नहीं आता है। अगर आप अपने पर्सनल काम के लिए कोई भी पैसा अपनी कैपिटल से, अपने बिजनेस के से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे ही ड्रॉइंग वहां पे बोला जाता है, उसके लिए ड्रॉइंग टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो इसमें अकाउंटिंग टर्म आती है वो होता है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट आपने सुना होगा, एक डॉक्यूमेंट होता है या एक दस्तावेज होता है जिसका यूज एक प्रूफ के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे हमने कोई भी सामान लिया है, कोई भी सामान हमने दिया है, तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, जिससे हमें इजी हो जाता है कि अगर हम टैक्स वगैरह यूज करें या टैक्स हमारा वहां पे कट रहा है, तो उसके लिए इन सारे रिसिप्ट का यूज किया जाता है। वहां पे इस टर्म का यूज किया जाता है रिसिप्ट का। नेक्स्ट आपकी जो अकाउंटिंग टर्म आती है वो होती है आपकी एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि खर्चा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते समय हमें जितना भी खर्चा उससे रिलेटेड हो रहा है वो सारा हमारा एक्सपेंस में आ जाता है। एक्सपेंस का टर्म आपको क्लियर हो गया कि जितना भी हम क्या कर रहे हैं, सामान हमने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उससे रिलेटेड हमारे खर्चे, जो हमने रॉ मटेरियल हम लेके आए और उसको सेल करते समय हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे होते हैं, वही हमारे एक्सपेंस यहाँ पे कहलाते हैं। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू जिसको हिंदी में बोला जाता है राजस्व आय या राज्य की आय भी आप इसको बोल सकते हो। रेवेन्यू मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। रेवेन्यू आपका होता है कि जितना भी गुड्स मैंने सेल किया है, जिस अमाउंट पे, अगर सपोज मैंने 1 लाख की सेल करी है,
मैं 50,000 का सामान लेके आई थी तो कॉस्ट ऑफ सेल तो मेरी 50,000 हो गई, बट वो सामान मैंने जिस अमाउंट पे सेल किया है, यानी कि अगर मैंने वो सामान 1 लाख पे सेल किया है तो वो 1 लाख जो होगी वही मेरी रेवेन्यू होती है, उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू इनकम से अलग होती है। तो इस टर्म के लिए यानी कि उस सेल के लिए, उस अमाउंट के लिए रेवेन्यू वर्ड का यूज किया जाता है, उसे रेवेन्यू बोला जाता है। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म आती है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि गेन, फायदा आप जिसको बोल सकते हो। जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं तो वहां पे जो हमें प्रॉफिट वहां पे हमें होता है, हमने कोई भी चीज सेल करी है, कोई भी हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया था, उसको सेल करने से हमें जो फायदा वहां पे होता है, वहां पे जो हमें इनकम होती है, उसे ही प्रॉफिट बोला जाता है। अगर हमें वहां पे गेन हो रहा है तो वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है, उसके लिए प्रॉफिट टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है वो आती है आपकी इनकम। इनकम जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं, हम परचेज करके उसको लेके आए बेचने के लिए, सेल करने के लिए जो सामान हमने खरीदा है उसको बेचने के बाद जितनी भी हमें वहां पे इनकम होती है उसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है अब इनकम निकालने के लिए, इनकम का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू, इससे पहले हमने देखा था कि रेवेन्यू का मतलब होता है जिस अमाउंट पे मैंने कोई भी गुड्स सेल किया था, 1 लाख की सपोज मैंने सेल करी थी, अब उससे हम डिडक्ट कर देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस को, खर्चा जो हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ये एक्सपेंस वो वाला एक्सपेंस नहीं है, इस एक्सपेंस का मतलब है कि जिस कॉस्ट में मैं उस सामान को लेकर आई थी, तो जिस कॉस्ट में रेवेन्यू से हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंस को। अगर मैं 1 लाख का मैंने सेल उस सामान को किया था, उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ उसकी कॉस्ट की, उसके बाद जो मेरे पास अमाउंट आता है यानी कि 50,000 वही मेरी इनकम होगी वहां पे, उसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो अकाउंटिंग टर्म आती है वो आते हैं आपके बाउचर्स। बाउचर जहां पे पूरा डिटेल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका डिटेल रिकॉर्ड वहां पे रखा जाता है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे करते हो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग सा बाउचर मेंटेन हमें करना होता है। अगर हम परचेज से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो सारी ट्रांजेक्शन को हम परचेज के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि परचेज बाउचर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं सेल से रिलेटेड कोई एंट्री कर रही हूँ, कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, तो उसे मैं सेल के बाउचर के अंदर ही रिकॉर्ड करूंगी। तो हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग बाउचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म आती है आपकी बैड डेट्स। बैड डेट्स उस पैसे को बोला जाता है जो पैसा आपको पता है कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है, यानी कि अगर आपने किसी भी डेटर को, आपका कोई भी डेटर है, उसको अगर आप कोई भी सामान सेल करते हो और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है किसी कारणवश, या उसकी डेथ हो जाती है और उससे वो पैसा आपको पता है वो रिसीव आपको नहीं होने वाला है, तो उसी पैसे को आप कहते हो बैड डेट्स, यानी कि आप वो पैसा आपका डूब चुका है तो उस पैसे को आपको शो करना होता है बैड डेट्स के अंदर। उसके लिए इस अकाउंटिंग टर्म का यूज हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है वो परचेज। परचेज यानी कि खरीदना। परचेज का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी सामान हमने कस्टमर को बेचने के लिए जो मैंने सामान खरीदा है वही मेरे लिए परचेज कहलाती है। परचेज मैंने वो अपने बिजनेस के यूज के लिए नहीं खरीदा है, मैंने वो कस्टमर को सेल करने के लिए मैंने वो परचेज किया है, उसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है आपकी सेल। सेल यानी कि बेचना। कोई भी सामान बिजनेस के अंदर जब आप सेल वहां पे कर रहे हो, कोई भी गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एसेट अपनी सेल करते हो, अपने बिजनेस की कोई भी एसेट अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए सेल वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होता है कि अगर आप कोई सामान सेल कर रहे हो तो उसके लिए आप सेल वर्ड का वहां पे यूज करते हो। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आपकी होती है गुड्स। गुड्स यानी कि सामान, जो स्टॉक आपका होता है, जो आपने कस्टमर को बेचने के लिए, ना कि अपने यूज के लिए खरीदा है, जो आपने दुकान में रखा है, उसी को बोला जाता है गुड्स या माल, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिनको लेनदार हिंदी में बोला जाता है।
अब क्रेडिटर्स किन व्यक्तियों को बोला जाएगा या क्रेडिटर कौन से पर्सन्स होते हैं? तो क्रेडिटर उन सभी लोगों को बोला जाता है जिनसे आपने कोई सामान परचेज तो किया है बट अभी तक उनका पैसा आपने दिया नहीं है। सपोज आप अपने किसी सप्लायर से कोई सामान आप खरीद रहे हो बट आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो क्या हुआ? आपका लेनदार, यानी कि आपका क्रेडिटर वो कहलाता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्रेडिटर का मतलब या क्रेडिटर किस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपकी अकाउंटिंग टर्म आती है डेटर्स। डेटर शब्द का जो यूज है या डेटर अकाउंटिंग टर्म का जो यूज किया जाता है वो देनदार के लिए किया जाता है। यानी कि अगर मैंने किसी भी कस्टमर को या अपने किसी भी व्यक्ति को कोई सामान जब आप सेल करते हो, सेल आपने कर दिया बट अभी तक उसने आपका पैसा नहीं दिया है, यानी कि उधार में वो लेके गया है, उससे आपको पैसा रिसीव अभी तक नहीं हुआ है, तो तब तक क्या होता है? वो आपका डेटर कहलाता है। तो उसके लिए यानी कि उस व्यक्ति के लिए डेटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको आती हैं या आपको मिलती हैं, सुनाई देती हैं, उन सबको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस वर्ड का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इससे ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस दे रखा है और कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। अब हमारे इंस्टीट्यूट में आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं, जिससे आपको आपके टाइम के हिसाब से आपको टाइमिंग मिल जाएगी। थैंक यू।